हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज हम सीडीपी की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की महामैराथन करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम अपनी मैराथन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा अभिवृद्धि व विकास में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ क्या होती है और विकास क्या होता है। तो हम पहले अभिवृद्धि के बारे में जानेंगे, फिर हम विकास के बारे में जानेंगे। अभिवृद्धि एक स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि अभिवृद्धि का रूप बाह्य होता है, क्योंकि अभिवृद्धि दिखाई देती है, इसे तोला जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। और विकास आंतरिक होता है। विकास आंतरिक होता है, इसे देखा भी जा सकता है, मापा भी जा सकता है और इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विकास जब बच्चे का माइंड डेवलप होता है तो उसको आप नहीं देख सकते, इसलिए इस विकास को आंतरिक कहते हैं। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। इनके बच्चे की एक उम्र होती है, जब बच्चा होता है तो उसकी वृद्धि धीरे धीरे होती है, और जैसे ही वह किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी हाइट बढ़नी जो रुक जाती है, यानी कि अभिवृद्धि रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, यानी कि विकास का अर्थ का प्रयोग कहाँ पर होता है? व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास में एक निश्चित दिशा होती है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट्स दे रखा है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। विकास का क्या है? कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अभिवृद्धि को क्या है? मापा जा सकता है, वह तोला जा सकता है। विकास सीधा मापन संभव नहीं है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, क्योंकि जब बच्चा विकास कर रहा है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको आप माप नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि सीधा इसे मापा नहीं जा सकता। अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से है। अभिवृद्धि का जो संबंध है वो सिर्फ आकार बढ़ने से है। विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से, जो बच्चे के फिजिकल व इंटरनल जितने भी परिवर्तन होते हैं, इसका संबंध विकास से होता है। आगे हम पढ़ते हैं विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ नियम हैं, इनके बारे में जानेंगे। विकास का पहला नियम है निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यह नियम बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से यही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक पर्यंत चलती रहती है। मृत्यु तक चलती रहती है। विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से और प्रारंभ तक चलता है, जो कि मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। दूसरा है वृद्धि एवं विकास में गति नहीं रहती। वृद्धि व विकास में गति नहीं रहती। शेष अवस्था से शुरू, क्या कहा? शेष अवस्था से शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में ये मंद पड़ जाती है। पुनः किशोर अवस्था से प्रारंभ इस गति की तेजी से वृद्धि होती है, परंतु ये अधिक समय तक नहीं बनी रहती। यानी कि बच्चे का विकास 1 से 4 से 5 साल की उम्र तक बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और उसमें भाषा का विकास भी होता है, उसका मेंटली विकास भी होता है। लेकिन फिर इसका कुछ टाइम बाद रुक जाता है, फिर किशोर अवस्था में इसका विकास होता है। नंबर 3 पर आता है व्यक्तिगत अंतर का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से
अलग होता है। नंबर 4 पर आता है विकास का क्रम एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि विकास एक रूपता से होता है। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यानी कि किसी भी एक जाति या फिर किसी एक परिवार के सभी सदस्यों में कुछ न कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। क्या कहा? मनुष्य की जाति में सभी बालकों की वृद्धि कहाँ से होती है? सिर की ओर से प्रारंभ होती है। ये पॉइंट्स सिर की ओर से प्रारंभ होती है, इस पॉइंट्स को आप याद रखना, क्योंकि सीटेट में यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। नंबर 5 पर आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। उदाहरण के लिए हम अपने हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ने से पहले बालक को इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। बच्चे को आपने देखा होगा, जब छोटा होता है तो वो हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाता, अपने हाथ इधर उधर चलाता है। तो इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के आयामों में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल को शामिल नहीं करते हैं, आध्यात्मिक को शामिल नहीं करते हैं। विकास के सिद्धांत क्या हैं? निरंतरता का सिद्धांत जो हमने अभी पढ़ा था, विकास सतत होता है, लगातार होता है। विकास की दर रेट, विकास का जो है दर यानी कि रेट असमान होती है। व्यक्ति में भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पैटर्न में एकरूपता, यानी कि ये पैटर्न में एकरूपता होती है। सामान्य से विशेष की ओर होता है। एकीकरण, इंटीग्रेटेड व्होल पार्ट एंड पार्ट टू व्होल मोटर स्किल्स, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। परस्पर संबंध, इंटर रिलेशंस, संवेग तथा संवेगात्मक कॉग्निशन अंतर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंध क्या होता है? संवेग और संज्ञान यानी कॉग्निशन अंतर संबंधित होते हैं। अंतःक्रिया, इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। इंटरेक्शन, वुडवर्थ कहते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू होता है हेरिडिटी अपॉन टाइम्स एनवायरनमेंट, यानी विकास वंशानुक्रम और वातावरण। विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण से होता है। क्या समझे? जो उसके आनुवंशिक लक्षण होते हैं और जिस वातावरण में वह रह रहा है उससे होता है। विकास की दिशा, शीर्षोन्मुखी, शीर्ष आगामी, सिफेलोकोडल को आप याद रखना, क्योंकि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस आने के लगभग 90% चांसेस रहते हैं। लंबवत, वर्टिकल, यानी कि शीर्षगामी सिफेलोकोडल, जो शीर्षगामी विकास होता है वह लंबवत दिशा में होता है। समीप, दूरस्थ, अधोगामी प्रोमेडिस्टल्स, ये विकास वर्तुकाल होता है ना कि रेखीय। विकास क्या है? वर्तुलाकार होता है ना कि रेखीय। विकास रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। इस तरह से ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से ये वर्तुलाकार होता है। विकास का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। बच्चे की सेहत को देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ही जल्दी बोलने लगेगा या फिर बहुत जल्दी पैर चलने लगेगा, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। विकास धीरे धीरे होता है। विकास क्या है? धीरे धीरे होता है। अपरिवर्तनीय प्रक्रिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। विकास क्या है? एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसमें विकास जब होता है तो ये सरल से जटिल की ओर चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। होलिस्टिक प्रोसेस, विकास के पक्ष हैं। शारीरिक यानी कि फिजिकल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, संवेगात्मक, सोशल, इमोशनल। विकास के ये पक्ष हैं, यानी कि फिजिकल विकास फिजिकल होता है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड, सामाजिक संज्ञानात्मक ये सोशल है, उसमें इमोशन होते हैं, उससे होता है। संचयी विकास, कम्युनिकेटिव प्रोसेस, पूर्व के अनुभव बात के अनुभव को जोड़कर जो होता है इसको हम संचयी विकास कहते हैं। संचयी विकास कहते हैं। और ये आता है विभेदीकरण एवं एकीकरण, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि हम विभेद भी करते हैं, हम उसको तोड़ते भी और जोड़ते भी हैं। इसमें शिक्षक की क्या भूमिकाएं रहने वाली? शिक्षक की भूमिका क्या रही है? रोल ऑफ टीचर। विकास सतत है, क्या सीखें? व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। योजना, प्लान ऑफ एडवांसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। PTM, गहन ज्ञान करना।
मिश्रित समूह हेरिटेज ग्रुप्स। शेष अवस्था, शेष अवस्था क्या होती है? ये पहली अवस्था होती है, इसमें 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इसके बारे में जानेंगे। नवजात शिशु, नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई के 1/4 यानी 25% होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब शिशु होता है जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष होती है, तो उसका जो सर होता है वो एक पूरे जिस्म का 1/4 होता है। इसको आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि हम अगला किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ। जिस पर टॉपिक पर भी आप चाहते हैं तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। ये आता है हड्डियाँ। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 250 से 300 तक होती है, जो भली प्रकार से जुड़ी नहीं रहती। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी 250 से 300 हड्डियाँ होती हैं और ये भली प्रकार से जुड़ी नहीं होती हैं। इसकी विशेषताएं हैं। शेष अवस्था की स्वार्थी व स्वकेंद्रित खिलौने की अवस्था होती है। इसकी क्या विशेषताएं होती है? स्वकेंद्रित और खिलौने की अवस्था होती है। बच्चा स्वकेंद्रित यानी कि बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ मैं सेंटर में हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं। आत्म प्रेम, कल्पना जगत, अतार्किक चिंतन, इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। अभिभावकों पर निर्भर रहता है। शेष अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास व अभिवृद्धि इसी उम्र में होती है। नकल की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बच्चा बड़ों को देखकर नकल करता है। नैतिकता का अभाव होता है क्योंकि इसमें कोई नैतिक गुण नहीं होते हैं। क्षणिक संवेग होता है क्योंकि ये एकदम, अगर इसे हंसाओगे तो हंसने लगता है, रुलाओगे तो रोने भी लगता है। सामाजिक भावना का अभाव होता है। सेंस ऑर्गन से सीखता है। सामाजिक भावना का जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, तो उसमें अभाव होता है। सेंस ऑर्गन से सीखता है, यानी कि अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। नाक कान आँख हाथों से सीखता है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, समय की कल्पना का अभाव होता है। गमक व मानसिक क्रियाओं का अभाव होता है। गामक व मानसिक क्रियाओं का भी अभाव होता है। उत्तर शिक्षणी, किंडरगार्टन, खेल, मॉन्टेसरी का प्रयोग करके इनको सीखा जा सकता है। इसे खतरनाक डेंजरस अवस्था कहते हैं। हरलॉक ने क्या कहा? ये खतरनाक डेंजरस अवस्था है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन क्या कहते हैं? बालक के निर्माण काल की अवस्था व काम की प्रवृत्ति जागृत होना फ्राइड कहते हैं। 20वीं सदी के बालक की शताब्दी होगी, क्रो ने कहा। 20वीं सदी बालक की शताब्दी की होगी, क्रो ने इस बात को कहा। शेष अवस्था को बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष होती है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। ये पूर्व गैंग आयु होती है और गैंग एज होती है। इसकी विशेषताएं, फीचर्स हैं। जीवन का अनोखा काल है, जो कोल एंड ब्रुश ने कहा। कोल एंड ब्रुश क्या कहते हैं? जीवन का ये अनोखा काल है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। समलिंगीय समूह होमोसेक्सुअल ग्रुप बनाते हैं, यानी कि लड़के हैं तो लड़कों के साथ अपना ग्रुप बनाएंगे, लड़कियां हैं तो अपने लड़कियों के साथ अपने ग्रुप बनाएंगी। खेल आयु गेम एज होती है और दल समूह यानी टोली भी आयु होती है, क्योंकि इसमें ये समूह बनाते हैं। भाषा का विकास यहाँ पर तीव्रता से होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अच्छे से बड़े बड़े वाक्य बोलने लगते हैं। बिना काम के भ्रमण, निर्देश घूमना, बर्ड कहते हैं, ये बिना काम के घूमते हैं कि इसका भ्रमण करते हैं, जगह जगह चीज़ों को जाकर देखते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, इन्हें इकट्ठा रहने की आदत होती है। संग्रह की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। इस उम्र में आकर शारीरिक जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। अनुपादक कार्य की क्रियाएं, रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, कॉन्क्रीट थिंकिंग इसमें आ जाती है, इनकी जो भी वस्तु दिखाई देती है उसके रिगार्डिंग ये सोचने लगता है। खेल की स्टेजेस ऑफ पैटर्न, सॉलिडिटी 0 से 2 साल, पैरेलल प्ले यानी कि साथ में मगर अपना अपना खेल, प्ले स्टेज साथ में खेलना, गेम स्टेज नियम बनाकर खेलना, यानी कि नंबर 4 पर आता है नियम बनाकर
खेलना। बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस उम्र में क्या होता है, बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। कोई भी बात होती है तो वो प्रश्न करते हैं कि ये इस तरह से ऐसे क्यों हुआ। कोई भी किसी भी टॉपिक पर वो, अगर आप बड़े बात कर रहे हैं तो उसमें वो दखलंदाजी करके सवाल कर देते हैं। मिथ्या व परिपक्वता की अवस्था यानी पीरियड मिलिट्री रॉस कहते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण करके सीखना, निष्पक्ष व्यवहार, सृजनात्मकता, सर्टिफिकेशन, डायनेमिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर एज रोल मॉडल। टीचर को क्या मानते हैं, वो अपना मॉडल मानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विकास के मल्टीपल सिद्धांत हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्रायड द्वारा एक प्रतिपादक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फिजिको एनालिटिक थ्योरी के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। फिजिकल एनालिटिक थ्योरी के मुख्य 3 पहलू हैं। पहला पहलू है स्थलाकृति आकारात्मक संरचना यानी कि टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये सिगमंड फ्रायड से भी लगभग एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहला होता है हमारा स्थलाकृति आकारात्मक संरचना ट्रोपिकल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा गत्यात्मक यानी कि संरचना डायनामिक स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। हम अब तीनों इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि स्थलाकृति संरचना ट्रोपिकल स्ट्रक्चर, फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई। फ्रायड ने मन की कितनी दशाएं बताई, 3 दशाएं बताई। पहली क्या है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, ये मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। इसका संबंध वर्तमान व वास्तविकता से होता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड वो माइंड, उस माइंड को कहते हैं जो वर्तमान में है। यानी कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे माइंड में चीज़ें चल रही हैं, तो इसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये तात्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। यानी कि तात्कालिक जो अनुभूति उसके सामने हो रही हैं उस पर बात करता है, तो वो तात्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। ये क्या हो गया हमारा चेतन मन के बाद आता है हमारा अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार है। क्या कहा उसने, ये कटु अनुभूति, दुखद बातों का, दमित इच्छाओं का भंडार है। क्योंकि इसमें जो अनकॉन्शियस माइंड वह माइंड है जो हमारे पूर्व में जो पहले अनुभव हुए हैं, जो पहले हमारे अनुभव में, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मेरे बहुत सारे अनुभव हैं क्योंकि मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया है। मैंने किस तरह से उस सीटेट एग्ज़ाम को तैयारी करके अच्छे से क्रैक किया था, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं क्योंकि वो पहले से मेरे दिमाग में मौजूद है। यानी कि पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व अनुभव है, वो उनको साझा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। असामाजिक, अनैतिक व कामुक इच्छाओं का समूह है। ये अनैतिक कामुक इच्छाओं का समूह है। ये व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। ये व्यक्ति के जो नियंत्रण है इससे बाहर होता है। चेतन मन के ठीक विपरीत है। ये क्या है, चेतन मन के ठीक विपरीत है। सिगमंड फ्रायड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना। सिगमंड फ्रायड ने अनकॉन्शियस माइंड को सबसे महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसमें पहले जो हमारे पूर्व अनुभव है वो हमारे माइंड में स्टोर होते रहते हैं। एक तरह से ये एक मेमोरी कार्ड का काम करता है। जब हमें इसकी किसी भी हमने जो हमारी पूर्व में अनुभव हुए किसी की भी हमें ज़रूरत होती है, हम हमारा अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और हम उस बात को बताने लगते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा अर्धचेतन मन। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड यानी प्री कॉन्शियस माइंड भी इसे कहते हैं। ये चेतन व अवचेतन के बीच की अवस्था है। ये चेतन मन और अवचेतन मन के दोनों के बीच की अवस्था है। याद की हुई बातों या अनुभवों को अचानक भूल जाना, अटक जाना या हकलाना, लेकिन प्रयास करने पर वे पुनः याद आ जाती हैं। अर्थात वे बातें चेतन मन में उपस्थित होती हैं। अर्थात ये बातें क्या चेतन मन में उपस्थित होती हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते हमारे जो पुराने अनुभव में, हम पुराने अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक हम भूल जाते हैं, हम अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद वो बात जो हमें याद आ जाती है और हम उस सामने वाले को बता देते हैं। आप अवचेतन मन
क्या होता है हम उसको बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रीकॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है, अचेतन व अवचेतन, चेतन व अचेतन के बीच का जो सबकॉन्शियस माइंड है हम उसे प्रीकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, गत्यात्मक संरचना। हमने पहले पढ़ा था संरचनात्मक डेमोग्राफी, अब हम पढ़ेंगे गत्यात्मक। उसने 3 कारण बताए थे। गत्यात्मक संरचना, डायनामिक स्ट्रक्चर। गत्यात्मक संरचना के अंदर फ्रायड ने व्यक्ति के 3 प्रकार बताए। पहले में भी 3 प्रकार बताए, सेकंड में गत्यात्मक, इसमें भी 3 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? स्थलाकृति को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना में हमें 3 बताए। गत्यात्मक संरचना का फ्रायड ने 3 प्रकार बताए, इड, ईदम, अहम, ईगो, परम अहम, सुपर ईगो। ये हमें 3 बताए। ईदम यानी कि ईगो क्या होता है, ये जन्मजात होता है, बाई बर्थ होता है। इड जो है बाई बर्थ होता है। अहम क्या है, 1 से 2 वर्ष में प्रारंभ होता है। अहम क्या है, 1 से 2 वर्ष के बच्चों में प्रारंभ होता है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों में सुपर ईगो जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रारंभ होता है। सुखवादी सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल। इड क्या है, सुखवादी सिद्धांत है और प्लेजर प्रिंसिपल है। ईगो क्या है, वास्तविक सिद्धांत, रियल थ्योरी है। ईगो क्या है, रियल थ्योरी है। और सुपर ईगो क्या, आदर्शवादी सिद्धांत है, आइडियलिस्टिक थ्योरी है। जैविक पक्ष है, ये बायोलॉजिकल पक्ष है। इड क्या है, एक बायोलॉजिकल पक्ष है। अहम क्या है, अहम क्या है यानी कि ईगो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। और सुपर ईगो क्या है, एक सामाजिक पक्ष है। सुपर ईगो क्या है, ये सामाजिक पक्ष है। और अचेतन मन से संबंध है इसका क्या है, अचेतन मन से। इड का अचेतन मन से संबंध है, ईगो का चेतन मन से संबंध है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो चेतन मन होती है। अचेतन मन वह होता है जिसमें हमारे डेटा स्टोर होता रहता है, बातें, पुरानी बातें, पूर्व अनुभव होते हैं। और सुपर ईगो आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है, कम प्रवृत्ति व पशु प्रवृत्ति युक्त होती है। इड और सुपर ईगो के बीच का संतुलन क्या होता है, ईगो होता है। नैतिकता व आदर्शवादी बातें होती हैं किसमें, सुपर ईगो में। मनुष्य के अंदर दानव यानी कि डेविल होता है, यानी कि शैतान होता है। व्यक्तिगत कार्यपालक एग्जीक्यूटिव होता है। और सुपर ईगो में मनुष्य के अंदर देवदूत होता है। कुसुमायोजन हेतु जिम्मेदार होता है इड। समायोजन की अवस्था किसमें होती है, एडजस्टमेंट किसमें होता है, ईगो में होता है। हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया। अब हम देखते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत, फिजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत को किसने दिया था, इस सिद्धांत को देने वाले थे एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक सिद्धांत, इससे पहले हम पढ़े थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने दिया। ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। मुख्य उद्देश्य, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान आइडेंटिटी कैसे विकसित होती है। इन्होंने बताया, एरिक एरिक्सन ने, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान यानी आइडेंटिटी कैसे होती है, इस पर ध्यान केंद्रित करना। अब एरिक एरिक्सन के अनुसार पूरा जीवन 8 चरणों से होकर गुजरता है। कितने, 8 चरणों से होकर गुजरता है। विकास के 8 चरण होते हैं। ये किसने बताया, एरिक एरिक्सन ने। पहला चरण क्या होता है, विकास, विश्वास व अविश्वास होता है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट। इसकी आयु की विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 1.5 या 2 वर्ष की उम्र तक होता है। जिन बच्चों के माता पिता प्यार व देखभाल मिलती है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है, यानी कि गुण आशा, होप जागृत होती है। और जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है तो उसमें अविश्वास पैदा होता है, यानी कि स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक, यानी कि ऑटोनॉमी सेम डाउट। ये इसकी उम्र जो होती है 2 से 3 वर्ष होती है। स्वायत्तता क्या है, जब बच्चे खुद से खाना खाना
या कपड़े पहनना पसंद करते हैं, खुद से खाना खाना या कपड़े पहनना पसंद करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। क्या है? दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इसे स्वायत्तता कहते हैं। शर्मशक बहुत सख्त माता पिता जब बच्चे को काम करने पर डांटते हैं, माता पिता बच्चों को डांटते हैं तो वे अपने अंदर शक महसूस करते हैं। इसका गुण क्या है? इच्छा। अंदर शक महसूस करते हैं तो स्वायत्तता बनाम लज्जा। पहल बनाम दोष इनिशिएटिव ऑफ गिल्ट 3 से 6 वर्ष होती है। इसमें बच्चे की उम्र कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष। समझ विकसित होने पर बच्चे में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह कार्यों की पहल करता है, यानी कि वो काम करने की शुरुआत करता है। जब अभिभावक इस उत्सुकता को दबा देते हैं या डांट देते हैं तो बच्चे में दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बच्चा किसी काम को करना चाहता है और उसके माता पिता उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं, यार उसकी जो उत्सुकता है उसको कम कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो इससे बच्चा क्या है? दोष, उसके बच्चे के मन में एक दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका गुण क्या है? उद्देश्य पहल बनाम दोष। अगर किसी के माँ बाप बच्चा कोई काम करना चाहता है और उसको शाबाशी देकर उससे काम कराते हैं तो उसमें क्या है? एक पहल का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पर्पस हो जाता है। अब हम देखेंगे परिश्रम बनाम हीनता। इंडस्ट्री बनाम इन्फेरियरिटी, यानी कि 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था के वक्त ये होती है। इसमें क्या देखा? बच्चा माता पिता के हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करता है। क्या करता है? हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करता है, जिसे परिश्रम कहते हैं। यदि बच्चे की क्षमता कम हो और वह काम पूरा ना कर पाए तो उसमें हीनता का भावना आने लगती है। क्या होता है? जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ में काम करता है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाता है तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। इसका गुण क्या होता है? क्षमता क्या होता है? कॉम्पिटेंस। और ये होता है पहचान बनाम भ्रांति, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। ये 12 से 18 वर्ष यानी किशोर अवस्था की उम्र में होता है। पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी। अब आपको इसको अच्छे से सभी को समझ लेना, क्योंकि यहाँ से लगभग सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की तीव्र उत्सुकता होती है, यानी कि जब बच्चे किशोर होते हैं तो वो अपनी पहचान बनाते हैं, अपने घर वालों या अपने माँ बाप की पहचान पर नहीं चलते, वो नए दोस्त बनाते हैं, नए फ्रेंड्स ग्रुप बनाते हैं। इसमें गुण क्या होता है? सत्य के प्रति निष्ठा, यानी कि फिडेलिटी। सत्य के प्रति इसमें निष्ठा होती है, यानी कि आत्मीयता बनाम अलगावाद, इमिटेंसी यानी कि आइसोलेशन। ये उम्र क्या होती है? 18 वर्ष से 35 वर्ष पूर्व वयस्क अवस्था। आत्मीयता, दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना और मिलजुल कर रहना। इसमें क्या होता है? दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। अलगावाद, जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता और वह अलग थलग रहता है तो उसमें क्या है? अलगाव पैदा हो जाता है। इसका गुण क्या है? प्रेम है। जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें 35 वर्ष से 65 वर्ष की मध्य वयस्क अवस्था होती है। कितनी होती है? इसमें घर चलाने के भविष्य की पीढ़ी के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। क्या? घर चलाने और भविष्य की पीढ़ी के लिए जिम्मेदारियां उठाना पड़ता है। इसका गुण क्या होता है? देखभाल, यानी कि केयर करना इसमें होता है। संपूर्णता बनाम निराश, इंटीग्रिटी ऑफ डिस्पेयर। 65 से ऊपर के प्रौढ़ अवस्था में आते हैं। इसमें क्या होता है? इस उम्र में व्यक्ति अपने बीते दिनों की सफलताओं और असफलताओं को याद करता है। यानी कि 65 साल की उम्र में जाएगा तो वैसे काम करने लायक तो रहेगा नहीं, और बाकी जो उसने जीवन के जो पूर्व अनुभव हुए उन्हीं के बारे में सोचता है। यदि असफलताएं अधिक हों तो वो संपूर्णता का भाव आता है, यानी कि
अन्यथा निराशा होती है। यानी कि अगर असफल होता है तो उसे जो है निराशा होती है, और अगर वह सफल होता है तो उसे खुशी होती है। इसमें जो हमारा गुण होगा वो बुद्धिमानी होगा। वो क्या होगा? बुद्धिमानी होगा। सामाजिक संवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी, इसे किसने दिया? इकोलॉजिकल थ्योरी को किसने दिया? इसके प्रवर्तक यूरी फ्रॉन ब्रेनर इन्होंने इस थ्योरी को दिया। इनकी इस थ्योरी को भी हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया? पहला इसने क्या दिया? लघुमंडल। पहले इन्होंने दिया लघुमंडल, यानी कि माइक्रो सिस्टम। इसमें माइक्रो सिस्टम क्या है? इसमें परिवार, साथी, संगी स्कूल और पास पड़ोस आदि होते हैं जिनसे बच्चा सीधे संपर्क में रहता है। बच्चा क्या है? सीधे संपर्क में रहता है। एरिक एरिक्सन साहब ने ये पहला दिया हमारा माइक्रो सिस्टम। नंबर 2 पर आता है मध्यमंडल, यानी कि मीसो सिस्टम। इसको हम बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी सीटेट में एग्ज़ाम में कहीं यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जो हमने अभी पढ़ा था एरिक एरिक्सन से, सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चंस लिया गया था, और एरिक एरिक्सन से तो नहीं लिया गया था। और आगे भी बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, उनको आपको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीटेट के रिगार्डिंग मैं इस चैनल पर वीडियो डालता हूं, और इन वीडियो को देखकर आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। क्योंकि मैं अगले 15 दिन में ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ जिससे आपको सिर्फ यही वीडियो देखकर अपने जो सीटेट एग्ज़ाम है इसको बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं मध्यमंडल, माइक्रो सिस्टम। ये लघुमंडल के विभिन्न घटकों जैसे परिवार और स्कूल के आपसी संबंधों और कड़ियों यानी कि लिंकेज से बना होता है। हमारा क्या था? माइक्रो सिस्टम क्या था? माइक्रो सिस्टम परिवार से बना होता था, माता पिता से बना होता था। लेकिन मीसोमंडल क्या है हमारा? इसमें हमारा परिवार होगा। क्या? परिवार होगा। दोस्त होंगे। क्या होगा? दोस्त होंगे। पड़ोसी होंगे। क्या होगा? पड़ोसी होंगे। इसमें हमारे पड़ोसी भी होंगे। बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम, इसमें माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्था, व स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जैसे अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल होते हैं। यानी कि अगर वो हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएगा, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह में जाते हैं। इनके एक एक्सो सिस्टम में क्या होता है? इसमें माता पिता के कार्यस्थल होते हैं, यानी कि उसको जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं, माता पिता कहीं पर कोई काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, तो वो होता है। बृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम, इसमें सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक प्रथाएं सम्मिलित होती हैं। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है? इसमें सांस्कृतिक मूल्य, यानी कि वो जिस संस्कृति में रहता है, जिस संस्कृति को फॉलो करता है। हम भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। हम समाज, हमारे यहाँ समाज अलग अलग हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज, इस अलग अलग समाज हैं, तो वो सब उनकी जो प्रथाएँ हैं इसमें सम्मिलित होंगी मैक्रो सिस्टम में। घटक मंडल, क्रोनो सिस्टम, इसमें छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं और समय के साथ होने वाले बदलाव शामिल होते हैं। इसमें समय के साथ होने वाले बदलाव शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार सीटेट एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चंस ज़रूर आता है, और ये बहुत ही फोकट का होता है, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन सब CDP में अगर आता है तो वह है समाजीकरण। और एक और आसान क्वेश्चन आता है, उसमें आपका क्वेश्चन से यहाँ पर भी अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो इसमें भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और आगे एक टॉपिक आएगा जेंडर, यानी कि जेंडर वाइज है, मेल फीमेल, इसके बारे में हम उसमें पढ़ाएंगे। तो ये भी आपका, उसमें भी 1 नंबर ऐसा है जो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, यानी कि फ्री में नंबर मिल जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले समाजीकरण के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? समाजीकरण
एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। क्या? सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसका अगर अभाव है तो जो व्यक्ति है वह सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। क्या है? समाजीकरण की परिभाषाएं कुछ साइंटिस्टों ने समाजीकरण की परिभाषाएं दी हैं। इनकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे जॉनसन है, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है। समाजीकरण क्या है? एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। क्या कहा? जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जब बच्चा जन्म लेता है ना ही वह सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें परिवार में ना तो वो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, क्योंकि ना तो वो किसी से बात करता है ना किसी से बोल पाता है, इसलिए वो ना तो वो सामाजिक ना असामाजिक होता है। समाज के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसमें सामाजिक या असामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। यानी कि जब वो समाज के संपर्क में आने लगता है तब उसमें सामाजिक व असामाजिक गुण सम्मिलित हो जाते हैं। गुण यानी विकसित होने लगते हैं। जिन पद्धतियों से बालक का समाजीकरण होता है या समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ये दो प्रकार की होती हैं। ये क्या है? दो प्रकार की होती हैं। समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया यानी कि प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यहीं से क्वेश्चन आता है। इस प्रक्रिया के विशेष प्रकार के पालन पोषण की विधियों की जानकारी दी जाती है। क्या है? इसमें पालन पोषण की विधियों की जानकारी दी जाती है। जैसे इसमें सुझाव सजेशन होगा, पालन पोषण की विधियाँ और अनुकरण इमिटेशन की बात की गई है। समाजीकरण की गौण प्रक्रिया यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? इसमें सेकेंडरी प्रोसेस प्रतियोगिता कंपटीशन होता है, संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट, और तदामीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन, किसी सफल व्यक्ति को आदर्श मानकर अपने जीवन में उसके गुणों को समाहित करके उसके जैसा बनना। समाजीकरण के माध्यम सोशल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की क्या एजेंसी है इनके बारे में जानेंगे। प्राथमिक एजेंसी, गौण माध्यम यानी कि सेकेंडरी एजेंसी। यहाँ से प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी से हमारा एक क्वेश्चन आएगा CDB में। यहाँ से हमारा क्या एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि परिवार पास पड़ोस, यानी कि परिवार में माता पिता भाई बहन चाचा चाची, पड़ोस यानी कि आसपास हमारे हाउस के आसपास में रहने वाले लोग, ये प्राइमरी एजेंसी में आते हैं। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी माध्यम में कौन कौन आता है, वो मल्टीपल्स ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें से आपको टिक करना है। यानी कि सेकेंडरी ऑप्शन स्कूल मित्र मीडिया, ये हमारे सेकेंडरी एजेंसीज में आते हैं। तत्वों का वर्गीकरण सक्रिय तत्व एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। लोगों से क्या है? डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तत्वों का वर्गीकरण है ये। निष्क्रिय तत्व पैसिव एजेंट क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं होते हैं क्योंकि वो साथ से नहीं जुड़े होते हैं, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है इनका। बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा का योगदान, बच्चे का जो समाजीकरण हो रहा है उसमें शिक्षा का क्या योगदान देता है? दी कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन दी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। इसमें अध्यापक का विशेष योगदान होता है। इसमें क्या है? अध्यापक का विशेष योगदान होता है। व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होता है। शिक्षक कराता है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, संस्कृति का ज्ञान कराता है, नियमों का पालन करना सिखाता है, विभिन्न लोगों से संपर्क करना सिखाता है और समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना सिखाता है। क्या सिखाता है? ये सारी चीज़ें शिक्षक सिखाता है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है। इस टॉपिक से एक नहीं 2 क्वेश्चंस हर बार CTET एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आपको मैं मैराथन में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, और मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। उसका मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा। अगर वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके जीन पियाजे वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया, और यहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। परिचय क्या है इनका? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कथन क्या था इनका? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता यानी कि एक्टिव लर्नर्स हैं, तथा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और इस जीन पियाजे ने कहा जो बच्चे जो हैं वो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी कि उनको बनाते हैं। बच्चों की सोच थिंकिंग वयस्कों एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि मात्रा में, क्वांटिटी व क्वालिटी में अलग होती है, यानी कि टाइप अलग होते हैं। बच्चे इलॉजिकल सोचते हैं, एडल्ट्स जो हैं वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। वो बच्चे क्या इलॉजिकल थिंकर होते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अनुकूलन एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूल कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। इसकी क्या? दो प्रक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यानी कि कोई जैसा वातावरण है, ठंड का मौसम है, हमें उसके हिसाब से ढाल लेना। एक मिसाल बता रहा हूँ, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो उसी के लिए आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना यानी कि पहले से जिसको हम जानते हैं उसी ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़ देना और कोई बदलाव नहीं करना। उदाहरण के लिए पतंग को भी चिड़िया कह देना। बच्चा चिड़िया को पहले से जानता है, जब चिड़िया आसमान में उड़ती है, लेकिन जब वो पतंग को उड़ता देखता है तो वो पतंग को भी चिड़िया कह देता है। तो ये होता है आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर कोई चेंज नहीं करता, एज इट इज़ रहने देता है। ये होता है हमारा समायोजन। एकोमोडेशन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है, हमारा ओल्ड नॉलेज है, उसमें परिवर्तन करनी है। यानी कि पतंग को पतंग कहना, पतंग को पतंग कहना, और चिड़िया को चिड़िया कहना, चिड़िया को चिड़िया कहना। सम्य धारणा एक्विलिब्रेशन यानी कि सही ज्ञान का निर्माण करना या करेक्ट स्कीमा बनाना। सही ज्ञान का निर्माण करना यानी कि संतुलन, इक्विलिब्रेशन यानी सही ज्ञान का निर्माण करेगा या फिर करेक्ट स्कीमा बनाएगा, यानी कि ये पतंग है, ये चिड़िया है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इस तरह से। संगठन ऑर्गेनाइजेशन पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखकर ज्ञान का निर्माण या संगठन होता रहता है। ये प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती रहती है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ज्ञान या सूचनाओं का पैकेट है, यानी कि जाल है। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का पैकेट है, यानी कि हमें कोई ज्ञान हुआ, हमने उसमें उसे रख लिया। नया कोई ज्ञान आया, हमें उसे भी एक जगह एडजस्ट उसे हम एक साथ करते रहे, तो इसको हम एक स्कीमा कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी है? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है हमारी संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार स्कीमा से, एकोमोडेशन से, एसिमिलेशन से, इक्विलिब्रेशन से, यहाँ से अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? बच्चे के कान, क्या होती है? कान, नाक, नाक से क्या सूंघने का काम करता है, हाथ, ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं। नाक, कान, हाथ, इनसे बच्चा क्या अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और इसमें हमने डिटेल में रखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण
विकसित होता है। यानी कि किसी वस्तु का स्थायित्व, अगर वस्तु बच्चे के सामने रखी है, मान लीजिए बच्चे के सामने पानी का भरा गिलास रखा है, अगर बच्चा सामने वाला व्यक्ति या उसका माता या पिता उस गिलास को उठाकर रख देता है तो बच्चे को ये समझ हो जाती है कि वस्तु यहाँ से हट गई है, लेकिन वस्तु है, वस्तु के स्थायित्व की पहचान हो जाती है। इसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहते हैं। नंबर 2 पर आता है। नंबर 2, पहली स्टेज पढ़ी हमने सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आयु क्या होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी कि बच्चा क्या, सामने वाली जो चीज़ें दिख रही हैं उनको समझ तो पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं दे पाएगा। इसमें प्रतीकों, सिंबल्स का प्रयोग निपुणता आ जाती है, यानी कि उसमें जो है सिंबल्स का प्रयोग करने की निपुणता आ जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा लक्ष्य निर्देशित यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सिंबल्स की यानी कि प्रतीकों की जानकारी बच्चे को हो जाती है और गोल ओरिएंटेड होता है, इसकी क्षमता भी बच्चे को आ जाती है। इसकी विशेषताएँ क्या हैं सेकंड स्टेज की, यानी कि हमने पढ़ी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं दूसरी स्टेज क्या है हमारी, दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी विशेषताओं के बारे में अब हम जानेंगे। विशेषताएं क्या हैं, जीववाद यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने, जैसे गिरने पर जमीन को दोष देना और गुड़िया को नहलाना। यानी कि जीववाद क्या है, जो बच्चा छोटा है जिसकी उम्र 2 से 6 वर्ष है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक निर्जीव वस्तु को भी वो सजीव वस्तु को भी निर्जीव समझता है, यानी कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। अब अगर वो ज़मीन पर गिर जाता है तो वो ज़मीन को दोष देता है कि इसने मुझे गिराया, इससे मुझे चोट लगी है, या फिर छोटे बच्चे गुड़िया को नहलाते हैं। इसमें केंद्रित ईगो सेंट्रिज्म बस्ता समझता है। ईगो सेंट्रिज्म क्या है, बस्ता समझता है, यानी कि बच्चे के जो इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है वो उसके हिसाब से चल रहा है। इसमें आपलटावीकरण इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा संख्याओं या वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। इसमें क्या होता है, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है हमारी, इसमें बच्चा संख्याओं को उलट पलट नहीं कर पाता है। जैसे 4 + 6 = तो 10 होता है, लेकिन 6 + 4 = को वो नहीं कर पाता, यानी कि इसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। और इसमें आता है हमारा संरक्षण, कंजर्वेशन में क्या है, वस्तु का साइज और शेप बदलने पर उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती, पर बच्चा इसे समझ नहीं पाता है। इरिवर्सिबिलिटी, अगर कोई वस्तु है, यानी कि एक गिलास है, गिलास में पानी भरा है, पानी फुल तक भरा है, लेकिन हम उस पानी को उस गिलास से निकाल कर किसी बड़े बीकर यानी कि मान लीजिए कटोरे में रख देते हैं, तो उसमें बच्चा उसका जो बदलाव हुआ है उसको समझ नहीं पाता है। तो इसमें संरक्षण का भी गुण जो वो नहीं होता। और क्रमबद्धता, सीरिएशन क्रमबद्धता, बच्चा वस्तुओं को क्रम में नहीं लगा पाता है। इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता भी, सीरिएशन भी नहीं होती है, बच्चा इसमें क्रम से नहीं लगा पाता है। तीसरी स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष होती है, 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। इसमें सामने रखी चीज़ों को बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर चिंतन शुरू कर देता है, यानी कि जो भी वस्तु दिखाई देती है उसके बारे में सोचने लगता है। पलटावीकरण, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता के गुणों का विकास हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जिन अवस्थाओं का विकास नहीं हुआ था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष की आयु में इन पर सारी बातों का विकास बच्चों के अंदर हो जाता है। और इसमें आगमनात्मक तर्कणा यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, उदाहरण के आधार पर तर्क करना भी आ जाता है। अब हम इसकी लास्ट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्या ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है।
अमूर्त जिंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग नियमों के ऊपर तर्क करता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? पियाजे की सिद्धांत की जीन पियाजे की उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिगम बढ़ेगा। ये वातावरण इन्वायरमेंट के प्रभाव को नज़रअंदाज यानी कि नेगलेक्ट कर देते हैं। जीन पियाजे इसमें क्या है, इन्वायरमेंट का जो योगदान है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इनकी आलोचना की थी। पियाजे के नैतिक आलोचना की गई, इस बात को लेकर इनकी आलोचना की गई। जीन पियाजे का नैतिक निर्णय मॉरल जजमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। 1932 में पुस्तक मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड यानी कि 3 स्टेजेस यानी कि नैतिक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? पियाजे ने दिया। तो इसमें क्या हुआ? नैतिक यथार्थता मॉरल रियलिटी, बच्चा अपने से बड़ों द्वारा बताई गई बातों को ही नैतिक मानता है। ये बात किसने कही? पियाजे ने कही। नैतिक समानता मॉरल इक्वलिटी, बच्चा साथ के लोगों के साथ खेल के नियम बनाएगा व चाहेगा कि सभी इसका अच्छे से पालन करें। क्या हुआ? सभी इसका अच्छे से पालन करें। नैतिक सापेक्षता मॉरल रिलेटिविज्म, बच्चा अपने तर्कों के आधार पर निर्णय करता है। बच्चा क्या अपने तर्कों के आधार पर निर्णय करता है। नैतिक सापेक्षता मॉरल रिलेटिविज्म करता है। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया जीन पियाजे का नैतिक सिद्धांत, ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यूपी टेट वगैरह या फिर जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए होता है। क्योंकि मैंने इसको आपको इसलिए समझाया क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमें क्या दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, तो इसलिए मुझे ये पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत समझाना पड़ा। अब चलिए हम देखते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। वैज्ञानिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये, और कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? नैतिकता मॉरलिटी वह गुण है जिससे आप सही या गलत की पहचान करते हैं, उसे नैतिकता कहते हैं। क्या कहा? जिससे ये नैतिकता वह गुण है जिससे आप सही व गलत की पहचान करते हैं, उसे क्या हम कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। नैतिकता में दुविधा होती है, नैतिक दुविधा। क्या हुआ? नैतिक दुविधा क्या? मॉरल डायलेमा, सही एवं गलत के बारे में निर्णय ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक तर्कणा मॉरल रीजनिंग, सही गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। नैतिक तर्कणा कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिकता के 3 स्तर हैं। नैतिकता के 3 स्तर हैं। इसमें क्या लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने सभी बच्चों को एक हिंज की कहानी सुनाई। उसकी पत्नी बीमार थी। पत्नी क्या थी? बीमार थी। वह मेडिकल से दवाई लेने गया, हिंज के पास पैसे नहीं थे। जब हिंज के पास पैसे नहीं तो मेडिकल वाले ने दवाई उसको नहीं दी। हिंज वहाँ से दवाई चुरा कर लाया और अपनी पत्नी को उसने दे दी, अपनी पत्नी की जान बचा ली। तो इस पर उसने अलग अलग एज के बच्चों से लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस सवाल को पूछा, और इस सवाल को जब पूछा तो सभी एज के बच्चों ने अपने अलग अलग जवाब दिए। तो इसको उसने क्या करा? 3 स्तर में बांट दिया, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये 3 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं।
इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है, यानी कि नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें क्या होता है, सही गलत का पता नहीं होता है। 3 से 10 साल यानी कि जो हमारे बड़े जिस बात को कह रहे हैं उनके जो मानक हैं उसी के अनुसार वो अपना फैसला देते हैं। इसके 2 भागों में, इसको क्या हमने 2 भागों में बांटा, दंड एवं आज्ञा अनुपालन उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा व आज्ञा पालन पर आधारित होती है। हिंज का चोरी करना गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ ली जाएगी एवं सजा मिलेगी। उसने क्या कहा, हिंज का चोरी करना गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ ली जाएगी और उसे सजा मिलेगी। अब आता है साधनात्मक सापेक्षता व उन्मुखता। ये जो हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली है आज्ञता एवं अनुपालन उन्मुखता, वो समझ लिया हमने। संज्ञानात्मक सापेक्षता उन्मुखता यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाए, जैसे को तैसा, क्योंकि इनमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा वो उसके साथ करेगा। यानी कि तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। इसमें क्या है, अगर तुम मेरे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी आपके एक थप्पड़ मारूंगा, इस तरह का होता है। फिर हमारा दूसरा आता है कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। मैं आपको बार बार इंग्लिश में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में बड़ा कठिन शब्द आ जाते हैं कभी कभी, जैसे रूढ़िगत नैतिकता है तो इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। लेकिन कन्वेंशनल लेवल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज ये हमारा एक ही रहेगा, तो इसलिए आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। इसमें उम्र कितनी होती है, 10 से 13 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा समाज के अनुसार ही सही व गलत का निर्णय लेता है। क्या है, इस अवस्था में बच्चा क्या है, समाज के अनुसार ही गलत व सही का निर्णय लेता है। इसके भी 2 भाग, इसे भी हमने 2 भागों में बांटा है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स। इसमें बच्चा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है। इसमें क्या करता है, बच्चा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है। वह किसी काम को कहा जाएगा तो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, उस काम को मना नहीं करेगा। तो इसमें वो अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करता है, अच्छा बनकर दिखाता है। और सेकंड होता है इसका कानून व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। क्या करता है, इसमें बच्चा कानून व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। अब हमारा तीसरा लेवल है, तीसरा लेवल क्या, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, ये 13 से 13 वर्ष से ऊपर होती है। पहली हमारी आई 3 वर्ष से 10 वर्ष, फिर हमारी आई 10 वर्ष से 13 वर्ष और ये 13 वर्ष से ऊपर होती है। ये क्या हमारी 13 वर्ष से होती है। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, निर्णय खुद लिए जाता है, ना कि समाज के जरिए। समाज के जरिए नहीं लिए जाते। इसमें वो कहता है भी जी मैं तो आज़ाद हूँ, मैं इतना एक्टिव हो गया हूँ कि अब मैं निर्णय खुद लूँगा। यानी कि सामाजिक अनुबंधता उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो तो ऐसे नियम तोड़ देने चाहिए। किशोर क्या कहते हैं, अगर नियम लोगों के भले के लिए तो हैं, अगर किसी का नुकसान हो तो नियम तोड़ दो। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। ये दूसरों के अनुसार नहीं, अपने जो उनके निजी मानक हैं उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आ गया हो, ये आपको आपकी समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा CDP का महामैराथन चल रहा है अभी। इसमें हम इस CDP को पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम इसे महामैराथन को जितना लंबा चला सकते हैं इतना चलाएं।
कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की? कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की कैरोन गिलिगन ने। उन्होंने क्या कहा? पुरुष मेल और महिला फीमेल यानी कि वे नैतिक तरणा में संस्कृति के अंतर को महत्व नहीं देना। इन्होंने कहा कैरोन गिलिगन ने, इन्होंने महिला को मेल और फीमेल की नैतिक तर्कणा की संस्कृति को अंतर नहीं दिया, इन्होंने इसकी आलोचना की। अब हम नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं हमारे उसके बारे में पढ़ेंगे। इनका सिद्धांत भी बहुत चर्चित है क्योंकि हर बार सीटेट में इनके इस सिद्धांत से क्वेश्चंस जरूर आता है, क्योंकि इसके रिलेटेड तो ऐसे समझो CDP अधूरी है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग, ये कई सारे सिद्धांतकारी हैं। अगर इनके क्वेश्चंस नहीं आए तो ऐसे समझिए CDP में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आने जरूर नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इन चैप्टर से क्वेश्चंस, इन सिद्धांत से क्वेश्चंस जरूर ही रखता है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए। तो क्या है हमारा? लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी। वैज्ञानिक हैं ये, रूसी वैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। इनके 3 प्रमुख कॉन्सेप्ट थे। इनके क्या थे? 3 प्रमुख कॉन्सेप्ट थे। इसी पर भी ये अपनी बात ख़त्म करते थे। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चे में क्या आती है? भाषा आती है। भाषा जब आ जाती है तो फिर उसमें विचार आते हैं, यानी कि सोचने की क्षमता आती है। अब हम पढ़ेंगे ZPD समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि वास्तविक विकास का स्तर तथा संभावित विकास का स्तर, यानी कि मेरा वास्तविक स्तर ये है कि मैं सीटेट एग्ज़ाम में अभी 80 नंबर ला सकता हूँ, और मैं इस संभावित ये है कि मैं इस मैराथन को देखकर, जिस मैराथन को मैं करा रहा हूँ, इस मैराथन को देखकर मेरा ये है कि मैं इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं इस संभावित है कि मैं इस मैराथन को देख लेता हूँ तो मैं अच्छे नंबर से सीटेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा। इससे पहले मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा था, अब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो इसे समीपस्थ निकट का विकास क्षेत्र कहते हैं। नंबर 2 पर आता हमारा स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा या मचान इसको कह सकते हैं। वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस की प्रक्रिया को पाड़ कहते हैं। पाड़ कैसे दी जा सकती है? बच्चे को लिखना सिखाया जा सकता है, बच्चा जब साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है, पिता पीछे से पकड़ लेता है, क्या करता है? पीछे से पकड़ लेता है, बाद में छोड़ देता है, बाद में क्या है? छोड़ देता है। ये टेम्परेरी क्या होती है? हेल्प होती है। इसको हम पाड़ भी कहते हैं। ये प्रक्रिया पाड़ कहलाती है। अब होता है MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे शिक्षक, पेरेंट्स, भाई बहन आदि जो हमसे ज़्यादा जानते हैं उनको MKO कहते हैं। ये आदि होते हैं। अब इस पर भी क्वेश्चंस आ ही जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। क्या प्रगतिशील शिक्षा? क्या आधुनिक पद्धति पर आधारित है। आधुनिक पद्धति पर क्या आधारित है? यह एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में शुरू हुआ। ये क्या एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में कहाँ पर? अमेरिका से शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र होलिस्टिक विकास करना है। बालकों का क्या है? समग्र विकास करना है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा गया है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए, यानी कि विकास की जो दौड़ है उसमें कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों का काम विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियाकलाप विधि और भी
विधि हैं। प्रगतिशील शिक्षा विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स में होती है। मॉन्टेसरी शिक्षा, मॉन्टेसरी एजुकेशन, प्रवर्तक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं। मारिया मॉन्टेसरी हैं। तो ये क्या कहती हैं? इस प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण व पर्यवेक्षण सुपरविज़न पर बल दिया गया है। सुपरविज़न पर बल दिया। उन्होंने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चा स्वयं सीखते हैं। बच्चे क्या? स्वयं सीखते हैं। इनके लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं। शिक्षा के केवल सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं। शिक्षक क्या? केवल सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। स्वस्थ वातावरण का, एक अच्छे वातावरण का क्या? निर्माण करते हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान में रखने, क्योंकि यहीं से इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन में से क्वेश्चंस जरूर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि बचपन की शिक्षा लक्ष्य में अपनी स्वाभाविक इच्छा को विकसित करना है। मॉन्टेसरी का कथन है, हाथ बच्चे का मुख्य शिक्षक होता है। हाथ क्या है? बच्चे का मुख्य शिक्षक होता है। उन्होंने युवा दिमाग की तुलना स्पंज यानी कि स्पंज से की। इन्होंने रूसो, नंबर 2 पर कौन आते हैं? रूसो। रूसो क्या है? 1762 में उनका प्रमुख योगदान उपन्यास से एमिल था। उनका उपन्यास से, उन्होंने एक उपन्यास से लिखा था जिसका नाम एमिल था। उन्होंने इस विचार पर हमला किया कि बच्चे दुष्ट होते हैं। इस विचार पर हमला किया कि बच्चे दुष्ट होते हैं। जो चीज़ें छात्रों की विकास की क्षमता से परे हैं उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कहा? उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे, मासूम व पवित्र होते हैं। अच्छे, मासूम व पवित्र होते हैं। ये बात किसने कही? रूसो ने कही। ये आते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल। इसके प्रवर्तक कौन है? किंडरगार्टन विधि। इसका आधार छोटे बच्चों के बढ़ने और खेलने के लिए एक ऐसी जगह होना था जहां वे बन सके जो वे होना चाहते थे। इन्होंने एक किंडरगार्टन विधि दी। वो ये कहते हैं कि बच्चे जैसा बनना चाहते हैं एक ऐसी जगह होनी चाहिए। उन्हें खेल को एक ऐसा साधन के रूप में देखा जिसके द्वारा बच्चों में अपने आंतरिक स्वभाव को बाहर निकाला। उन्होंने कहा खेल को एक ऐसे साधन के रूप में देखा जिसके द्वारा बच्चों ने अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल इमोशनल जो हैं उनको बाहर निकाला। अब आता नंबर 4 पर मानवतावादी शिक्षक ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन केंद्र बिंदु व सामाजिक विज्ञान होता है। बच्चों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग एवं तार्किक कौशल को विकसित करना। क्या? तार्किक कौशल को विकसित करना, यानी कि आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना और कौशल को विकसित करना। ये सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। किससे होता है? ये सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है, माध्यम से जोड़ देती है, इसी से ये होता है। संरचनावादी शिक्षक स्ट्रक्चरलिस्ट एजुकेशन। ये शिक्षा प्रणाली बालकों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पर आधारित है। यह करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। संरचनावादी शिक्षक क्या है? ये लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने के लिए वाले सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने वाले सिद्धांत है। मस्तिष्क व बुद्धि जैसे जैसे व्यक्ति दैनिक क्रियाओं को मानसिक शक्तियों द्वारा सीखता है वैसे वैसे उसका विकास होता है। वैसे वैसे क्या उसका विकास होता है। ज्ञान, अनुभव ज्ञान का स्रोत है। अनुभव क्या है? ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार बालक अनुभव से समझता है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल सकता है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। मौलिक प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ज्ञान उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि किसके फलस्वरूप प्राप्त होता है? जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष जैसे सुरक्षा, भोजन, वस्त्र के दौरान करता है।
प्रगतिशील शिक्षा का महत्व एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? बालकों की शक्तियाँ, रुचियों का, योग्यताओं का विकास करना। बालकों की शक्तियों, रुचियों यानी कि जो उसके इंटरेस्ट हैं, उनकी योग्यता हैं, जो योग्यताओं का विकास करना। स्वयं करके सीखने पर बल देते हैं। स्वयं करके सीखने पर बल देते हैं यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। सामाजिक शिक्षा और सामाजिक कुशलता का अवसर देना। सामाजिक शिक्षा और सामाजिक कुशलता का अवसर इसमें बच्चों को दिया जाता है। भेदभाव मुक्त, सहयोग की भावना तथा कार्य एवं स्वतंत्र वातावरण को तैयार करना। स्वतंत्र वातावरण को तैयार करना। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना। समस्या का समाधान करना और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है। इसमें पाठ्यचर्या पर अधिक लचीली, फ्लेक्सिबल व छात्र रुचि पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या क्या? अधिक लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल हो और छात्र की रुचि, जो छात्र इंटरेस्ट रखता है, उस पर आधारित होनी चाहिए। भविष्य के समाज के लिए आवश्यक कौशलों का चयन करना चाहिए। जो आवश्यक कौशल हैं उनका चयन करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत, प्रश्न पूछने पर पाबंदी ना हो। ये सिद्धांत दे रखे हैं, इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, बुद्धि। नया टॉपिक क्या है हमारा? बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस 100% आता है CDP के एग्ज़ाम में। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप अगर इसको सही से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको कहीं ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये CDP की मैराथन कराऊंगा, इसके बाद में मैं EVS पेडागोजी की मैराथन कराऊंगा, फिर हम EVS कंटेंट की मैराथन करेंगे और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कराऊंगा आपको। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को डेली बेस पर अगर कर लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिविज़न भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका CTET एग्ज़ाम सिर्फ इन्हीं मैराथन्स और जो प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ उन्हीं से ही क्लियर हो जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? फ्रांसिस गाल्टन 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था हेरेडिटरी जीनियस। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हेरेडिटरी जीनियस। अल्फ्रेड बिने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? ये अल्फ्रेड बिने ने। स्टन कोहलमान 1912 में बुद्धि लब्धि IQ सूत्र दिया। क्या दिया? IQ = फ्रैग MA/CA। टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र में संशोधन किया। इन्होंने बोला IQ = मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, वास्तविक आयु है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। इसकी परिभाषाएं, इसकी बुद्धि की डेफिनेशंस दी। रोस ने क्या कहा? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल ही बुद्धि है, यानी कि नवीन परिस्थितियों से चेतन यानी कि चेतना करना ही अनुकूल ही बुद्धि है। मन ने क्या कहा? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क व नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी है। बर्ट ने क्या कहा? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने और समझने, तर्क करने की योग्यता है। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों यानी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में सोचने की योग्यता है। सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी। अब इनकी बुद्धि की हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं? बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं? बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं? बुद्धि की विशेषता है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी कि हेरिडिटी से प्राप्त होती है। यानी कि जिसके माँ बाप की बुद्धि अच्छी होगी, उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा उसकी बुद्धि उनके वंशानुक्रम का असर रखती है और फिर वो उसके जो आसपास में वातावरण होता है उसका भी उस पर असर होता है। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से प्रभावित होती है।
यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम से, दोनों से, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से क्या है, प्रभावित होती है। बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर लगभग किशोर अवस्था के मध्यकाल यानी कि 16 से 18 वर्ष तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लंबिक विकास, वर्टिकल ग्रोथ, किशोर अवस्था के मध्यकाल में रुक जाता है। क्षैतिज विकास, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन चलता रहता है। बुद्धि की समस्या को सुलझाने, तर्क करने, चिंतन या और समायोजन की मदद करती है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि क्या है, एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि क्या है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। बुद्धि के प्रकार के बारे में जानेंगे। बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं। थॉर्नडाइक, बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि कितनी, 3 प्रकार की बताई। इन्होंने तो बुद्धि को 3 प्रकार की बताई। पहली बुद्धि जो दी, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष होती हैं उन्हें देखकर कार्य करना, यानी उदाहरण मैकेनिक व कारीगर। उदाहरण में क्या है, मैकेनिक, कारीगर, मिस्त्री भी आप कह सकते हैं। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती हैं और ये दिखाई नहीं देती। उदाहरण, कवि, चित्रकार, डॉक्टर। कवि, चित्रकार, डॉक्टर, ये अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की मल्टीपल्स थ्योरी दी गई। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली थ्योरी क्या थी, बुद्धि के सिद्धांत, इंटेलिजेंस। पहली थ्योरी दी गई एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या दी गई, यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि एक तत्व सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे इसके, अल्फ्रेड बेने। कितने में दी, सन 1911 में। इन्होंने कहा कि इसके अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है। इन्होंने क्या कहा, एक ही तत्व से निर्मित है, यानी कि द्वितत्व सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा कि बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। किसने कहा ये बुद्धि 2 तत्व होते हैं, प्रतिपादक कौन थे इसके, स्पियर्समैन। बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। इन्होंने क्या बताया, एक जी फैक्टर होता है, यानी कि सामान्य तत्व, ये जन्मजात होता है, सभी में पाया जाता है और जीवन में सफल कार्यों के लिए आवश्यक है। क्या है, जी फैक्टर सफल कार्यों के लिए आवश्यक है। एस फैक्टर विशिष्ट तत्व, यह अर्जित किया जा सकता है। एस फैक्टर क्या, अर्जित किया जा सकता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है और विशिष्ट क्रियाओं के लिए होता है। क्या कहा, भिन्न भिन्न होता है, विशिष्ट क्रियाओं के लिए होता है। त्रितत्व सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी, 3 फैक्टर थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे, स्पियर्समैन। उन्होंने कहा कि जी और एस फैक्टर होता है, एक सामूहिक तत्व होता है। क्या कहा, ग्रुप फैक्टर जोड़ दिया इन्होंने। पहले इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी, जी और एस दी, फिर उन्होंने कहा कि इसमें ग्रुप फैक्टर भी होता है। फिर एक दिया बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी, प्रवर्तक कौन थे, थॉर्नडाइक, 1920 में दी इन्होंने। बालू का सिद्धांत दिया, परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। बालू का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत कहते हैं इन्होंने। क्या दिया, बहुतत्व सिद्धांत दिया। समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी, थर्स्टन ने दी। किसने दी, थर्स्टन ने। इन्होंने कहा कि इन्होंने 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं PMA बताई, प्रक्षेपण, अंग, शब्दिक, वाक, स्मरण, तार्किक व प्रक्षेपण योग्यताएं बताई। थर्स्टन ने समूह सिद्धांत दिया। लेकिन फिर आया प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन थे, थॉमसन। थॉमसन ने कौन सी दी, सैम्पलिंग थ्योरी। प्रत्येक व्यक्ति में सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है जो मिलकर एक नवीन योग्यता
बनाता है। इन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का जितनी भी खूबियाँ होती हैं उसका थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है जिससे उनकी योग्यता बनती है। लेकिन बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें कहता है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिए? इसे बुद्धि का संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादन कौन थे इसके? गिलफर्ड ने सिद्धांत दिया, त्रिविमीय सिद्धांत दिया। मुख्य तत्व कहते हैं गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। मानसिक रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। सक्रिय प्रक्रिया ऑपरेशन, संज्ञान, स्मृति, लेखन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। इन्होंने ये कहा। विषय वस्तु, अंतर्वस्तु, कंटेंट, आकृति, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक, दृश्य, श्रव्य। उत्पाद, परिणाम, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिबंधन, रूपांतरण। यानी कि सक्रिय प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, इन्होंने ये 3 यानी कि त्रिविमीय थ्योरी दी। यानी कि सूचना प्रक्रम त्रिचापी सिद्धांत, थ्योरिकल थ्योरी। इसके कौन थे? स्टर्नबर्ग ने कह दी सूचना प्रक्रमण त्रिचापीय सिद्धांत दिया। इन्होंने पुस्तक लिखी बियॉन्ड आईक्यू। बुद्धि के 3 प्रकार बताए इन्होंने कहा घटकीय विश्लेषण बुद्धि, एनालिटिकल, इसमें समस्या समाधान हेतु सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या? सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। अनुभवजन्य सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव, इसमें समस्या का समाधान के लिए पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करते हैं जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। तीसरा दिया इन्होंने संदर्भात्मक यानी व्यावहारिक बुद्धि, इसमें दिन प्रतिदिन व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इन्होंने ये त्रिचापीय सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। फिर आती है हमारी बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये हमारा किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। ये सिद्धांत बुद्धि की अलग अलग दिशाओं, फॉर्म्स पर बल देता है। बुद्धि के प्रकार जैसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि, शब्दों और भाषा का ज्ञान कैसे होता? वकील को, कवि को, पत्रकार को, शिक्षक को होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि का सिद्धांत, तार्किक योग्यता का सिद्धांत गणना का कैसा होता है? अकाउंटेंट को होता है, बैंकर को होता है, साइंटिस्ट को होता है, इंजीनियर को होता है। फिर आता है स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों पर मानसिक छवि बनाना है, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट, ये अमूर्त चीज़ों पर, तथ्यों पर करते हैं। फिर आता है हमारा शारीरिक गतिक बुद्धि देने की बुद्धि, अभिनेता, एथलेटिक्स और डांसर। अभिनेता जो अभिनय करते हैं, एथलीट्स जो दौड़ते हैं वो, और डांसर जो डांस करते हैं, इनका शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। संगीतात्मक बुद्धि, संगीत की चमक सिंगर को होती है, एंटरटेनर को होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये, या फिर इसमें हम व्यवसायी को भी कर सकते हैं, व्यवसायी यानी कि कर सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, खुद के साथ इंटरेक्ट करना। आध्यात्मिक गुरु, ये किसमें होती है? आध्यात्मिक गुरु यानी कि धार्मिक गुरुओं में होती है। 8 नंबर पर आती है प्राकृतिक बुद्धि का नज़दीक होना, किसान, भूगर्भ, वैज्ञानिक। अस्तित्ववादी बुद्धि, हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचना, जैसे हम दुनिया में क्यों आए, साधु संत, ये फिलोसफर के होती है। बुद्धि हमारी कितनी? 9 प्रकार की होती हैं और इनकी आलोचना की गई। इनकी आलोचना क्या हुई? आलोचना इसे वैध नहीं माना जा सकता। इन्होंने क्या कहा? वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग बुद्धियों को मापा नहीं जा सकता। इसे वैध इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का आईक्यू एवं स्थिति का जो है एक चार्ट ही दिया। 140 आईक्यू से ऊपर वाले बच्चे क्या होंगे? गिफ्टेड होंगे यानी कि प्रतिभाशाली होंगे। 120 से 139 वाले जो होंगे प्रखर बुद्धि होंगे। 110 से 120 वाले क्या होंगे? सामान्य बुद्धि से ऊपर होंगे, 90 से 101 से सामान्य बुद्धि एवरेज होंगे। 80 से 90 सामान्य बुद्धि से नीचे होंगे और 70 से 79
मंद बुद्धि होंगे और 50 से 69 मूर्ख बुद्धि होंगे और 25 से 49 मूढ़ बुद्धि होंगे और 25 से कम जड़ बुद्धि होंगे। इनके सबका आईक्यू लेवल दे रखा है, आप इसको एक बार केयरफुली देख लेना। बुद्धि के परीक्षण दिए, बुद्धि के परीक्षण का इतिहास दिया उन्होंने। क्या दिया? बुद्धि परीक्षण के इतिहास द्वारा मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने फ्रांस के साइमन की मदद से तैयार किया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसका संशोधन 1908 के द्वितीय संशोधन 1911 में। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1912 में C.H. राइस प्रिंसिपल AFG कॉलेज लाहौर द्वारा बनाया गया, जिसे हिंदुस्तानी बिने परीक्षण कहा जाता है। क्या? हिंदुस्तानी बिने परीक्षण कहा जाता है। 1916 टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। टर्मन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टर्मन बिने परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण हुआ अलग अलग। व्यक्तिगत इंडिविजुअल, एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण, शब्द बोलकर या लिखकर प्रयोग होता है। अशाब्दिक परीक्षण, यह शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। समूह, सामूहिक यानी ग्रुप, एक साथ व्यक्तियों का परीक्षण। शाब्दिक वर्बल, अशाब्दिक होता है। क्या ये इसके परीक्षण है? अशाब्दिक परीक्षण के प्रकार हैं, कई सारे प्रकार हैं। सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण, कल्चरल फ्री टेस्ट, इसे पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। निष्पादन क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें कुछ कार्य करके दिखाना होता है। इसमें क्या है? कुछ कार्य करके दिखाना होता है, इसमें बोलना नहीं होता है। प्रमुख बुद्धि परीक्षणों की सूची निम्न प्रकार दी गई है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल सारे दिए गए हैं। परीक्षण के प्रकार दिए गए हैं। सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक, वर्बल, आर्मी अल्फा परीक्षण और प्रशोधन हैं। अशाब्दिक यानी कि आर्मी बीटा परीक्षण। सेना सामान्य परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण है। डॉक्टर सोहनलाल कृतक भारत में हुआ था ये। और रॉबिन प्रोग्रेसिव परीक्षण के बारे में। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट होता है। अलेक्जेंडर पास एलंग परीक्षण होता है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है। 4 अंकों से संबंधित परीक्षण होता है। चित्र संरचना परीक्षण होता है। इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है, यानी कि बेसल परीक्षण। बेसल यार वह अधिकतम आयु रिश्ता जिसके प्रश्नों पर बालक हल कर देता है, उसकी मानसिक आयु माना जाता है। प्रतिपादक कौन थे? स्टर्न थे। टर्मिनल वर्ष यानी कि टर्मिनल, जिस आयु स्तर के प्रश्नों के बालक हल नहीं कर पाते हुए प्रतिपादक कौन थे? स्टर्न थे। इसके टर्मिनल होता है। भाषा व विचार, अब हम भाषा और विचार के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और विचार क्या है? भाषा और विचार, भाषा व विचार एक दूसरे के संभावित इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या? इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को प्रभावित व इन्फ्लुएंस करते हैं। भाषा चिंतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा क्या है? चिंतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि जैविक कारक, सामाजिक कारक, शैक्षिक कारक। जैविक कारक क्या? वास्तविक आयु, शारीरिक योग्यता, स्वास्थ्य, बालक भाषा, स्वस्थ बालक क्या? भाषा जल्दी सीखेगा, बौद्धिक क्षमता उसकी अधिक होगी। सामाजिक कारक पारिवारिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्तर से होता है। शैक्षिक कारक प्रेरणा, मोटिवेशन, पढ़ाई का माध्यम शिक्षण व प्रशिक्षण के दौरान होता है। भाषा विकास का क्रम क्या होता है? भाषा के विकास का क्रम क्या होता है? क्रंदन, क्राइंग, जन्म से, यानी कि जन्म से कुछ टाइम बाद में क्राइंग करता है, यानी कि रोता है, क्रंदन। क्वीइंग, आनंद की ध्वनि 6 सप्ताह के बाद में वह करने लगता है। बड़बड़ाना, एक अक्षर को दोहराना 6 माह के बच्चे माँ माँ पापा पापा करने लगते हैं। पहला सार्थक शब्द होता है 9 से 18 माह के बीच एक सार्थक शब्द बोलता है। 100 से 200 शब्द कब सीख जाता है बच्चा? 2 वर्ष तक सीख जाता है। कई हजार शब्द कब? 5 वर्ष की उम्र तक कई हजार वर्ष जो बच्चा सीख जाता है। महत्वपूर्ण भाषाई तथ्य क्या है? ध्वनिग्राम, स्वनिम यानी कि फोनिम, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये केवल ध्वनि जैसे का टा चा होती है।
ध्वनि ग्राम यानी कि स्वनिम क्या होती है, का टा चा ये होती है। फिर होता है रूपग्राम मॉर्फिम। रूपग्राम मॉर्फिम भाषा का सार्थक सबसे छोटी इकाई जैसे मामा मम्मी इस तरह से होती है, इसे रूपग्राम कहते हैं, मॉर्फिम भी कहते हैं। वाक्य विन्यास सिंटैक्स व्याकरण के नियमों पर आधारित वाक्य की संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं हम, वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा सीखने के साधन अनुकरण, कहानी सुनना, बातचीत और प्रश्नोत्तर और खेल, इससे क्या होता है भाषा सीखी जाती है। भाषा के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, भाषा के क्या सिद्धांत है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों अब वीडियो का बहुत ही जल्द अंत होने वाला है, बाकी जो नेक्स्ट जो भी हमारा CDP का पोर्शन बचेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्या है भाषा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होठ गला तालु अंग जब परिपक्व होते हैं तो भाषा में परिपक्वता देखने को मिलती है, भाषा में क्या है परिपक्वता देखने को मिलती है। अनुबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग जिन वस्तुओं को बच्चे ने मूर्त रूप से देखा है, क्या देखो मूर्त रूप से देखा है, उनके आसानी से याद हो जाते हैं। अनुकरण का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा। बच्चा अपने से बड़े को देखकर सुनकर वह भाषा सीखता है। नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, नोम चॉम्स्की का क्या सिद्धांत है, यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण यंत्र प्रत्येक व्यक्ति के अंदर LED के साथ पैदा होता है और समय समय पर ये यंत्र कमज़ोर हो जाता है। भाषा का अर्जन सबकॉन्शियस होता है, भाषा का अर्जन क्या सबकॉन्शियस होता है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी पूरे विश्व की व्याकरण में समानता होती है, जैसे गार्गी संज्ञा और गार्गी नाउन है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी प्रत्येक बालक जिस भाषा को व्याकरण के नियमों से सीखने पहले ही बोलता है, नियमन के सीखने से पहले बोलता है, वह भाषा को व्याकरण के आधार पर शुद्ध रूप से बोलता है। ये दिया है। आता है पियाजे बनाम वाइगोत्स्की, पियाजे बनाम वाइगोत्स्की, पियाजे बनाम वाइगोत्स्की क्या है, पियाजे ने पुस्तक लिखी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, और हमारे वाइगोत्स्की जी जो इन्होंने लिखी थॉट ऑफ लैंग्वेज। पियाजे कहते हैं पहले विचार फिर भाषा आती है, पियाजे ने क्या कहा पहले थॉट आते हैं फिर लैंग्वेज आती है, लेकिन पियाजे कहते हैं पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। भाषा के माध्यम से विचार नहीं आते, पियाजे कहते हैं भाषा के माध्यम से विचार नहीं आते, और वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया कर तभी विचार आते हैं। बच्चा जो खुद से बात करता है उसे अह केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं माना किसने, पियाजे ने। और ये कहते हैं वाइगोत्स्की जी बच्चा जो खुद से बातचीत करता है उसे निज वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा खुद को निर्देशित यानी कि गाइड कर रहा है, इनके ये दोनों थॉट्स हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के रूप सामाजिक वार्ता सोशल स्पीच 0 से 2 वर्ष अपने आसपास के लोगों के साथ अंत्यक्रिया करके सीखता है। क्या सीखता है बच्चा इसमें, अपने आसपास के लोगों से अंत्यक्रिया करके सीखता है। निज वार्ता प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष स्वयं से बातचीत खुद को निर्देशित करने में काम आती है। मौन वार्ता इनर स्पीच 7 वर्ष के ऊपर अपने मन के अंदर बातचीत करना चिंतन यानी कि थिंकिंग करता है बच्चा। समस्या प्रॉब्लम और समाधान सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए विचार ही चिंतन है। विचार क्या है, विचार ही चिंतन है। ये बात किसने कही, वाइगोत्स्की। चिंतन के प्रकार हैं स्वलीन चिंतन, ऑटिज्म थिंकिंग, कल्पना मात्र करना जैसे बिना पढ़े सीटेट में 140 अंक लाने की सोचना। यथार्थवादी चिंतन रियलिस्टिक थिंकिंग, वास्तविकता द्वारा समाधान निकालने पर चिंतन 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी चिंतन समस्या का केवल एक ही समाधान होता है, इसमें क्या है समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, इसका एक ही समाधान है। लेकिन अभिसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग समस्या के कई बिंदुओं पर समाधान हो सकते हैं क्योंकि ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड इसमें विभिन्न पहलुओं पर सोचना शामिल है,
जैसे आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी विषय के गुण व दोष दोनों पहलुओं पर सोचना, यहाँ से कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग सिर्फ समस्या का एक तरीके से उत्तर निकालना, डाइवर्जेंट थिंकिंग समस्या का मल्टीपल तरीके से जो आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ से हमें क्वेश्चंस डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग से हमें एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, तो हमें इसे बहुत ही केयरफुली देखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चिंतन के अन्य प्रकार क्या होते हैं? चिंतन के अन्य प्रकार क्या हैं? मूर्त प्रत्यक्षम चिंतन, यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो वस्तु सामने है उस पर चिंतन करना। अमूर्त अप्रत्यक्ष चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो वस्तु या परिस्थिति सामने ना हो उस पर चिंतन, जैसे अगर एलियन से मुलाकात हुई तो क्या करोगे, ये एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग है। काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग, पूर्व अनुभवों के आधार पर चिंतन करना। तार्किक लॉजिकल थिंकिंग पर के द्वारा चिंतन करना। लैंगिक मुद्दे, जेंडर एंड सोशल कंट्रैक्शन, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक मुद्दे, जेंडर एंड ए सोशल कंट्रैक्ट, इसको हम बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर बार सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चंस ज़रूर मिलता है। तो इस टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चंस ज़रूर मिलता है, यानी कि यहाँ से भी हमारा 1 नंबर पक्का होगा। 2 वर्ष का बालक लिंग व सेक्स की पहचान करने लगता है, तो वही समझ जाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, या सामने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। जेंडर लिंग की एक सामाजिक कारक यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्स लिंग, ये एक जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। लिंग क्या है? एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। लड़का XY, लड़की XX होती है। लैंगिक समानता, जेंडर पैरिटी, सभी लिंगों में समान अवसर देना। जेंडर पैरिटी क्या है? सभी लिंगों में समान अवसर देना। लड़की लड़के सबको समान सोचना, यानी कि समान, अगर मान लो कोई खेल है तो उनमें उनको समानता के अवसर देना। उन्हें क्लास में भी अगर कोई प्रतिभाग हो रहा है, कोई क्या बोलते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कराया तो उसमें लड़की लड़कियों को कोई भी बात नहीं करनी है, दोनों को बराबर भाग देना है। लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप, पहले से चली आ रही प्रथाओं के हिसाब से किसी लिंग के प्रति बनी बनाई धारणा, यानी कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी, लड़के गाड़ी से खेलेंगे, जैसे इससे खेलेंगे, तो ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता है, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप पहले से चली आ रही हैं। लैंगिक पक्षपात, जेंडर वाइज, जब आपका कार्य एक्शन रूढ़िवादिता से प्रभावित हो, यानी कि लड़कियां घर में चूल्हा चौका करेंगी, मर्द बाहर कमाने जाएंगे या फिर बाहर ऑफिस में नौकरी करने चाहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? जेंडर वाइज कहते हैं। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। अब हम विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जान लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अमंग लर्नर, जनक कौन थे इसके? फ्रांसिस गाल्टन। पुस्तक क्या थी? हेरिडिटी जीनियस। इन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि 2 लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। इन्होंने परिभाषा दी। परिभाषा क्या दी टायलर ने कहा, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। स्किनर ने कहा, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं क्या होती हैं? विचरणशीलता, 2 शील गुण 2 लोगों में समान नहीं होते। प्रतिमान नॉर्मलिटी, सामान्य शील गुण सभी में समान होते। सीखने में विभेदीय दर, डिफरेंट रेटिंग ऑफ लर्निंग, सीखने की जो दर है कम बढ़ती हो सकती है, कोई बच्चा जल्दी सीखता, कोई देर से सीखता। शील गुणों में परस्पर संबंध होते हैं। क्या होता है? आनुवांशिकता व वातावरण का प्रभाव होता है, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का भी प्रभाव होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कितने टाइप्स होते हैं? इसकी आदतों में उपलब्धि, अचीवमेंट, सीखने की गति में रुचि और अभिरुचि, एपिटिम, क्षमता, कौशल और अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड का नजरिया है भिन्नता होती है। अध्ययन की विधियाँ
निम्नलिखित हैं। अध्ययन की विधियाँ क्या निम्नलिखित हैं। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस एंड उपलब्धि परीक्षण, संवेगात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्ति परीक्षण, कौशल परीक्षण। ये मल्टीपल परीक्षण है। इससे क्या है, बुद्धि की मल्टीपल डिफरेंसेस की हम जांच कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ, डाल्टन विधि, ये कहते हैं हेलन पार्सन। इसमें कोई समय सारणी नो टेबल नहीं होती, छात्र स्वतंत्र होते हैं और हर विषय की प्रयोगशाला होती है। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक परिस्थितियों को उत्पन्न करना और करके सीखने को कहते हैं। डेक्रोली विधि, डेक्रोली विधि क्या है, ओविड डेक्रोली विधि जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करके सीखती है। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल खेल द्वारा शिक्षा पर बाल केंद्रित बालकों का विभाजन उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार होता है। बेंटिका विधि, बेंटिका विधि के कार्य स्थान विभाजन पाठ्यक्रम छोटी इकाइयों में होता है। छात्र अपनी गति से सीखकर स्वयं अपनी इच्छाओं अपनी परीक्षा लेता है। मांटेसरी विधि, मांटेसरी मनोवैज्ञानिक प्रणाली व्यावहारिक उपकरणों की परिस्थिति को प्रयोग करके ह्यूरिस्टिक पद्धति, आर्मस्ट्रॉन्ग मैन ने खोज लिया पद्धति, निरीक्षण से ज्ञान अर्जन होता है। क्या होता है, ज्ञान अर्जन होता है। अब हम जानेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षार्थी से संबंधित कारक, सीखने की इच्छा, शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति, सीखने की शिक्षा और आकांक्षा का स्तर, बुद्धि का स्तर, संवेगात्मक स्थिति, इसके बारे में जानेंगे। अध्यापक से संबंधित कारक क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अध्यापक से संबंधित कारक, विषय का ज्ञान, अध्यापक का व्यवहार, शिक्षण विधि, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन स्तर, सिखाने की इच्छा, विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की क्या है, प्रकृति, जीवन से संबंधित उदाहरण देने, पूर्व अधिगम और विभिन्न विषयों की कठिनाई को स्तर को पहचानना है। वातावरण से संबंधित कारक क्या है हमारे, भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण, उचित सुविधाएं व सामग्री। अनुदेशन से संबंधित कारक, अधिगम विधि, अधिगम विधि, अभ्यास विधि, परिणाम का ज्ञान, अभ्यास विधि में क्या, परिणाम, अभ्यास में क्या, परिणाम का ज्ञान होना, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अधिगम की विधियाँ करके सीखना होता है, अनुकरण द्वारा सीखना है, परीक्षण द्वारा सीखना, करके सीखना, निरीक्षण करके परीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, समूह अधिगम, अधिगम के नियम, मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज, तत्परता का नियम, क्या, तत्परता का नियम, अभ्यास के नियम, इसके प्रकार के 2 नियम के अनुप्रयोग हैं। क्या अनुप्रयोग है, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, गौड़ सेकेंडरी लॉज, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्य अनुक्रिया का नियम, सहचार्य संरचना का नियम अब इस क्लास का हमारा यहीं पर अंत होता है। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।